नमस्कार। सिनेमा संवाद में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमिताभ। सत्य हिंदी पर सिनेमा से जुड़ी अपनी साप्ताहिक पेशकश में हम हर हफ्ते बात करते हैं सिनेमा से जुड़े तमाम पहलुओं के बारे में, क्योंकि हमारा मानना है कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन की चीज नहीं है। सिनेमा समाज से संवाद का सबसे सीधा और सबसे सशक्त माध्यम है और समाज की सोच को गहराई तक प्रभावित करने की क्षमता रखता है। इसलिए सिनेमा पर लगातार सिलसिलेवार गंभीर बातचीत होती रहनी चाहिए। आज इस कड़ी में हम बात करने वाले हैं भारतीय सिनेमा के एक बहुत बड़े फिल्मकार के बारे में, जो पिछले 50 वर्षों से भी अधिक समय से सक्रिय हैं और अभी हाल ही में उनकी एक फिल्म रिलीज हुई है। हम बात कर रहे हैं श्याम बेनेगल की, जिनकी नई फिल्म मुजीब थिएटर्स में पहुंच चुकी है। और श्याम बेनेगल को जैसा कि हम जानते हैं, जो लोग फिल्मों के शौकीन हैं, जो सिनेमा के बारे में लिखते पढ़ते रहते हैं या सिनेमा देखते रहते हैं, उनके लिए श्याम बेनेगल का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। श्याम बेनेगल भारत में समानांतर सिनेमा के अगुआ कहे जा सकते हैं। श्याम बेनेगल वो फिल्मकार हैं जिन्होंने अंकुर के जरिए, यानी अंकुर जो फिल्म थी वो लगभग 50 साल उसको भी होने को आ रहे हैं, उसके निर्माण को, उस फिल्म के जरिए उन्होंने भारतीय सिनेमा को एक नया मुहावरा दिया और शबाना आजमी जैसा प्रतिभाशाली कलाकार दिया भारतीय सिनेमा को। तो श्याम बेनेगल की जो प्रतिभा है, जो उनका काम है, वो इतना ज्यादा है, इतना विस्तृत फैला हुआ है उनका काम। आज 89 वर्ष की उम्र में भी श्याम बेनेगल सक्रिय हैं और फिल्में बना रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत सुखद आश्चर्य है और बहुत प्रेरक भी है। श्याम बेनेगल की फिल्में किस तरह से उन्होंने एक नया मुहावरा गढ़ा, किस तरह से उन्होंने जो प्रचलित शैली थी फिल्मों की उसको बदला, और किस तरह से उन्होंने टेलीविजन के लिए भारत एक खोज जैसा धारावाहिक बनाकर किस तरह से टेलीविजन के लिए भी एक तरह से सार्थक और सकारात्मक मनोरंजन दिया। ये सारी चीजें अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं जब हम सिनेमा के संदर्भ में बात करते हैं। आज हम श्याम बेनेगल के बारे में बात करेंगे और श्याम बेनेगल के काम के बारे में बात करने के लिए हमारे पास कुछ विशेषज्ञ मौजूद हैं, जिनसे मैं आपका परिचय करा देता हूं। हमारे साथ वरिष्ठ फिल्म विश्लेषक प्रोफेसर जबरीमल पारक साहब हैं। पारक साहब, जैसा कि हम हमेशा बताते हैं, पिछले 4 दशकों से भी अधिक समय से लगातार सिनेमा के बारे में लिख पढ़ रहे हैं, बहुत सारी किताबें लिख चुके हैं। हमारे साथ अजय ब्रह्मात्मा जी हैं, जो कि वरिष्ठ फिल्म विश्लेषक हैं, समीक्षक हैं, सिनेमा समीक्षा का काम वर्षों से कर रहे हैं और कई किताबें लिख चुके हैं। गौतम चटर्जी साहब हैं हमारे साथ, जो कि लेखक फिल्मकार दोनों भूमिकाओं में हैं, डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनाते हैं, किताबें लिख चुके हैं। श्याम बेनेगल पर उन्होंने एक बहुत शानदार डॉक्यूमेंट्री बनाई है। और हमारे साथ असीम सिन्हा साहब हैं, जो कि फिल्म एडिटर हैं और श्याम बेनेगल के साथ काम कर चुके हैं। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अजय जी बात की शुरुआत आपसे करना चाहता हूं। मुजीब जो फिल्म रिलीज हुई है, जैसा कि इसके नाम से ही प्रकट होता है कि ये एक बायोपिक है, यानी कि बांग्लादेश के जो पहले राष्ट्रपति थे शेख मुजीबुर रहमान, उनके जीवन पर बनी हुई फिल्म है। और जैसा कि हम जानते हैं इतिहास में कि बांग्लादेश का जन्म जो हुआ था वो पाकिस्तान से अलग होकर हुआ था और भारत ने उस देश के निर्माण में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो मुजीबुर रहमान पर बनी इस डॉक्यूमेंट्री के बहाने हम आज श्याम बेनेगल के काम के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आपसे मैं मुजीब फिल्म के बारे में भी जानना चाहूंगा और श्याम बेनेगल के बाकी कामों को आप किस तरह से देखते हैं। खास तौर से जब मैं मुजीब के बारे में बात कह रहा हूं तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि श्याम बेनेगल इससे पहले महात्मा गांधी पर एक बायोपिक बना चुके हैं, मेकिंग ऑफ महात्मा के नाम से। इससे पहले उन्होंने सुभाष चंद्र बोस पर भी एक बायोपिक बनाई है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये एक पॉलिटिकल बायोपिक्स का उनका एक पुराना एक अंदाज रहा है, पुराना एक सिलसिला रहा है। इसके अलावा बायोपिक में अगर हम उनकी फिल्म भूमिका को शामिल कर लें तो वो हंसा बाटकर नाम की अभिनेत्री पर बनी फिल्म थी। तो बायोपिक्स का उनका एक अलग अंदाज रहा है। अजय जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, मुजीब के बहाने, मुजीब से शुरुआत करते हुए, अगर आपने मुजीब देखी है तो मुजीब के बारे में भी कुछ बताएं हमारे दर्शकों को, और उसके बाद फिर हम बेनेगल की बाकी फिल्मों के बारे में, उनके बाकी काम के बारे में बातचीत करेंगे। अजय ब्रह्मात्मा जी। अजय जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। अजय जी आप म्यूट पर हैं अभी। अजय जी। हाँ अभी चालू हो गया जी। आप सभी को नमस्कार और दर्शकों को भी नमस्कार। श्याम बाबू पर बात करना एक प्रियकर कार्य है मेरे लिए, इसलिए कि
मुंबई आने के बाद जिन आरंभिक फिल्मकारों के साथ मेरा संपर्क रहा, बल्कि कह लें कि एक तरीके से प्रशिक्षण मिला मुझे फिल्म पत्रकारिता और फिल्मों की समझदारी का, उसमें श्याम बाबू की अग्रणी और खास भूमिका रही है। उन दिनों मैं उनके फिल्मों के सेट पे चला जाया करता था उनसे परमिशन लेकर के, और लगातार मतलब उनसे मिलता जुलता रहा हूं मैं। और ऐसा संयोग बना कि पहल के संपादक ज्ञान रंजन ने मुझसे कहा था कि आप श्याम बेनेगल का एक इंटरव्यू करके मुझे भेजें, और वहां से हमारा संबंध बना। और अभी मुजीब देख करके मैं निकला, और जब मैं ऐसे ही उनकी फोटो खींच रहा था तो उन्होंने अचानक उनकी नजर मुझ पे पड़ी और पूछा उन्होंने कि हाउ आर यू, कैसे हो तुम। मुझे याद आता है कि मैं थोड़ा पर्सनल हो रहा हूँ, मुझे याद आता है जब मैंने दैनिक जागरण की नौकरी की तब उन्होंने बधाई तो दी, लेकिन साथ ही पूछा कि आर यू हैप्पी दैनिक जागरण में काम करते हुए, क्योंकि उनका पॉलिटिकल तो कुछ ऐसा है। और मुझे आश्चर्य हुआ कि अपनी संगत में उन्होंने मुझे भी कहीं जज और पढ़ लिया होगा कि मैं किस तरह की सोच का व्यक्ति हूँ और कहाँ काम कर रहा हूँ। खैर, श्याम बाबू पर मुजीब मैंने देखी है। मुजीब मुझे थोड़ी सरल, सहज और सीधी फिल्म लगती है। और थोड़ा सा जो मुझे कमी लगी उसमें ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, जो भारत के साथ भारत की बड़ी भूमिका उसमें रही है, इंदिरा गांधी की बहुत बड़ी भूमिका रही है बांग्लादेश के निर्माण में, वो बहुत संक्षेप में और बहुत जल्दी में चला जाता है। हाँ, ये मुजीबुर रहमान की अपनी जिंदगी, अपनी लड़ाई जो एक भाषा से आरंभ होती है और देश पर जाके रुकती है, उसको जरूर संक्षेप में, क्योंकि किसी भी व्यक्ति या किसी भी देश के निर्माण को सिर्फ पौने तीन तीन घंटे में समेट पाना दुष्कर कार्य है। और उन्होंने ये किया है श्याम बाबू ने। और जब वे इस फिल्म को निर्देशित कर रहे थे तब के समय को भी हमें ध्यान में रखना होगा कि वो कोविड का समय था। दूसरे, उनकी उम्र जितनी हो गई है वैसे में वे अभी एक्टिव हैं। मुझे तो लगता है कि अभी देश के अधिकतम मतलब वयोवृद्ध निर्देशक हैं वो, जो फिल्म निर्देशन कर रहे हैं और सक्रिय हैं। इस लिहाज से भी हमें इनके बारे में सोचना और विचार करना चाहिए। श्याम बाबू का काम शुरू से ही, कहने की जरूरत नहीं है कि अंकुर जब आई थी उसके बाद से ही लोगों ने नोटिस किया। उसके पहले भी जब वे डॉक्यूमेंट्रीज कर रहे थे तब से, मेरा ख्याल है 67 के आसपास वे एक्टिव हो गए थे और डॉक्यूमेंट्री लेके आने लगे थे। 74 में उनकी अंकुर आती है और उसके बाद से तो एक सिलसिला चल गया है और अभी तक वे काम कर रहे हैं। उनकी फीचर फिल्मों से कम नहीं है उनकी डॉक्यूमेंट्रीज। लगभग 16-17 डॉक्यूमेंट्रीज बनाई है उन्होंने। इसके अलावा टीवी शोज उन्होंने बहुत सारे किए हैं। खास करके दो टीवी शो तो उनके बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तो भारत एक खोज लेकर के जो उन्होंने बनाई थी, और फिर एक कहानियों को लेकर के ऐसा कुछ काम किया था उन्होंने, कथा वो सागर। भी बहुत कथा सागर। महत्वपूर्ण है। जी, कथा सागर। हाँ, कथा सागर किया था उन्होंने। इन दोनों काम के अलावा भी बहुत सारे काम बीच बीच में वे कहे, अमरावती की यात्रा कथाएं नाम और का भी एक जिनकी, उन्होंने सीरीज बनाई थी, यात्रा नाम से बनाई थी, जो रेलवेज जी, यात्रा नाम से। पर बनी थी, तो जिसमें ओमपुरी थे। उनके काम में न सिर्फ वैरायटी है बल्कि वैरायटी के साथ साथ एक खास खूबी जो श्याम बेनेगल में है, कुछ लोगों ने नोटिस भी किया है उनको, कि उनकी हर फिल्म पिछली फिल्म से अलग होती है। अलग इस मायने में होती है कि उसका कथा परिवेश, उसकी पूरी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, उसकी भाषा, इन सारी चीजों पे वे काम करते हैं और हर फिल्म को दूसरी फिल्म से अलग रखते हैं। असीम जी आज हमारे साथ है, सौभाग्य की बात है। असीम जी का एसोसिएशन उनके साथ बहुत लंबा रहा है और वे बता सकते हैं कि किस तरीके से श्याम बेनेगल की सोच क्या है अपनी फिल्मों के निर्माण को लेकर के, अपनी फिल्मों के तैयार करने को लेके। मुझे श्याम बाबू का काम इसलिए गाढ़ा और सघन लगता है कि उन्होंने देश के सामाजिक यथार्थ को, देश के राजनीतिक यथार्थ को अपने फिल्मों के जरिए पेश किया है। उन्होंने अनेक नई प्रतिभाओं को मौका दिया है। उन्होंने कई द्वार एक साथ खोले हैं और वे खुद पुरोधा रहे हैं, आगे बढ़कर उसमें काम करते रहे हैं। पिछले 50 सालों में हम देख रहे हैं, खास करके पिछले 25 सालों में, लोग जिस ढंग से पाला बदल रहे हैं या दूसरे खेमे में जा रहे हैं या कुछ और काम कर रहे हैं, श्याम बाबू में ऐसा भटकाव नहीं दिख रहा है। हाँ,
उनकी कुछ कमजोर फिल्में भी रही हैं, उनकी कुछ बहुत प्रभावशाली फिल्में भी रही हैं, लेकिन उनका जो योगदान है वो योगदान शुरू के 20 सालों में वे दे चुके थे। उसके बाद भी वे लगातार काम कर रहे हैं और भटके नहीं है। यह एक महत्वपूर्ण संकेत है उनके काम को समझने का। इस तरह की बहुत सारी बातें, मैं थोड़ी एक दूसरे से थोड़ी बिखरी हुई बातें कर गया मैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि बहस या विमर्श शुरू करने के लिए इतना काफी होगा। जी शुक्रिया। धन्यवाद अजय जी, आपने जो मुजीब के बारे में टिप्पणी की और उसके बाद श्याम बेनेगल जी के बाकी काम के बारे में जो आपने एक शुरुआती टिप्पणी की, मुजीब जो आपने उसकी कमियां गिनाई, मैं आपसे सहमत हूं। मुझे दरअसल वो फिल्म देख करके ऐसा लगा कि वो चूंकि उसमें बांग्लादेश का जो फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है उसका भी सहयोग है, एनएफडीसी और बीएफडीसी ने मिलकर के वो फिल्म प्रोड्यूस की है। तो बांग्लादेश का जो एक पर्सपेक्टिव रहा है इस पूरे मामले में पाकिस्तान को लेकर के और भारत को लेकर के, वो कहीं ना कहीं दिखता है। और ये बात भी सही है कि वो चूंकि मुजीबुर रहमान पर फिल्म बनी है, उनकी पर्सनल लाइफ पर उसमें फोकस ज्यादा है। और बांग्लादेश की जो मौजूदा नेता है शेख हसीना, वो मुजीबुर रहमान की बेटी है, ये भी हम जानते हैं। तो वो कहीं ना कहीं वो सारी चीजें हैं उसमें। मुझे थोड़ा सा उसमें कई बार मतलब अगर मैं वो शब्द थोड़ा इस्तेमाल करूं, थोड़ा सरकारीपन भी है उस फिल्म में, थोड़ा उसमें दिखता है कि हाँ वो कहीं ना कहीं उसमें एक है। और वो जो एंटी पाकिस्तानिज्म जो है, जो कि हमारे मौजूदा पॉलिटिकल मिजाज को अगर देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं वो है उसमें। और उर्दू का जो मसला है उसको लेकर के भी है। तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारी जो पॉलिटिक्स है उसको सूट करती हुई है। ये बात अपनी जगह है। लेकिन आपने जो मूल बात आपने कही, वो फिल्म अपने आप में एक देखने लायक है। और खासतौर से श्याम बेनेगल का जो एक रुझान है और जिस तरीके से वो गहराई के साथ चीजों में उतरते हैं, वो कहीं ना कहीं, चाहे वो मेकिंग ऑफ महात्मा हो या सुभाष चंद्र बोस पर बनी उनकी फिल्म हो या ये जो मुजीब है, इसमें कहीं ना कहीं वो दिखता है कि वो कितना गहरा रिसर्च करते हैं। ऑब्वियसली उनके पास एक बहुत अच्छी टीम रही है काम करने वालों की। असीम जी जिसका हिस्सा है, तो मैं असीम जी के पास ही चलता हूँ। मैं आपने अजय जी अपने जो कुछ एनेक्डोट्स बताए श्याम बेनेगल की पर्सनैलिटी के बारे में, किस तरह से वो चीजों को देखते हैं, मैं असीम जी से जानना चाहूंगा। श्याम बेनेगल एक फिल्मकार को उन्होंने बहुत नजदीक से देखा है, तो हमें, हमारे दर्शकों को बताएं अपने एसोसिएशन के बारे में और उनकी फिल्म मेकिंग की जो सोच है वो किस सोच के तहत काम करते हैं। क्योंकि वाकई में उनकी सक्रियता जो है वो बहुत बहुत ज्यादा दिलचस्प और बहुत देखने लायक है कि लगातार वो, जब वो 74 में सक्रिय यानी अंकुर बनाते हैं, उसके बाद से लगातार अंकुर के बाद निशांत आती, निशांत के बाद मंथन आती, मंथन के बाद भूमिका है, और फिर लगातार वो जुनून है, वो फिल्में लगातार आती जाती हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई लंबा विराम लिया हो, वो लगातार काम कर रहे हैं। और फिर बीच में दूरदर्शन के लिए भी उन्होंने बहुत सक्रिय काम किया, जैसा कि अजय जी ने बताया। तो वो जो चीजें हैं, क्या उनकी ऊर्जा का रहस्य है, क्या उन किस तरह की सोच है, असीम जी से मैं जानना चाहूंगा। जी असीम जी, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को सर। हो गया। श्याम बाबू को डिस्क्राइब करना बड़ा मुश्किल है। वो एक समंदर की तरह है, उसमें इतनी गहराई है, जितना आप जाते जाएंगे नीचे उतना अंदर बताते जाएंगे, पता नहीं लगेगा कहाँ तक है। हर चीज के बारे में उनको नॉलेज है। वो एक इंसाइक्लोपीडिया है। मैं बताता हूँ मेरी उनसे सबसे पहले कब मुलाकात हुई। मैं पूना इंस्टीट्यूट से पास करके निकला तो मैं केतन मेहता की एक फिल्म थी सरदार, उसमें मैं रेणु सलूजा को असिस्ट कर रहा था और श्याम बेनेगल श्याम बेनेगल सह्याद्री फिल्म प्रोड्यूस कर रही थी। तो उस वक्त से मेरा उसके साथ लगातार संपर्क रहा, तो आना जाना लगा था। तो उसी वक्त अचानक एक दिन श्याम बेनेगल मुझे बुलाए अपने कमरे में और कहा, असीम तुमसे एक बात करनी है। मैंने कहा बताइए। मैंने कहा कि मैं एक फिल्म बना रहा हूँ मम्मू, तुम्हें इसे एडिट करना है। हमने कहा ठीक है, एडिट करूंगा। दो शर्तें हैं। हमने क्या क्या शर्तें बताइए। तुमने कहा कि पहला, हर कट का मुझे आंसर चाहिए कि तुमने ये कट क्यों किया है। मैं उस वक्त बड़ा ही नौजवान था और बड़ा मुश्किल था। हमने कहा ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, आपको बताता हूँ ये कट मैंने किया। दूसरा पक्ष देखिए। उनके एक एडिटर, पहले एडिटर थे उनके भानु भानु जी, उनके असिस्टेंट थे जगदीश जी। मैंने कहा असीम, इन्हें तुमको अपना असिस्टेंट रखना पड़ेगा। हमने कहा ठीक है, ये भी तय है, रख लूंगा। उसके बाद मैंने काम करना शुरू किया। पहले मैंने स्क्रिप्ट दी, स्क्रिप्ट बाद मैंने पढ़ना शुरू किया। फिर उसके बाद कुछ जो प्रॉब्लम्स थे, बातचीत हुई, तय हुआ, ठीक है
शूटिंग के बाद ने कहा कि ऐसे में एडिट करना है। उस वक्त मैं रविन्द्रनाथ मंदिर वहाँ दादर के पास है, वहां पे एडिट करनी थी। स्टीनबेक मशीन था वो, उस वक्त ये नहीं था, डिजिटल नहीं था। हमने कहा ठीक है, तो वहां पे हमने एडिट करना शुरू किया। तो उनका एक था कि वो सप्ताह में सिर्फ एक बार आते थे, सिर्फ सैटरडे को सेकेंड हाफ के बाद, अदरवाइज 9 से 5 वो 10 से 5 वो ऑफिस में रहते थे। तो बड़ा ही अकेले बैठ के देखना फिल्म को, समझना, ये करना, उनसे बातचीत करना, बड़ा अच्छा अनुभव रहा। और उस वक्त ये था कि जब फिल्म मैंने एडिट कर ली तो उन्होंने पूछा, असीम तुम्हें क्या कमी लग रही है? तो हमने उन्हें बताया मुझे ये 4 सीन वर्क नहीं कर रहा है, उसमें कुछ परेशानी मुझे नजर आ रही है। तो उन्होंने कहा मुझे 3-4 दिन का वक्त दो, मैं बताता हूँ। हमने कहा ठीक है। लेकिन वो संडे के बाद मंडे को ही आ गए और बोला डिलीट कर दो सीन। इतना ओपन डायरेक्टर होना बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल चीज है। इज वेरी ओपन, प्लस उनकी डिटेलिंग और ऑब्जर्वेशन कमाल की है। जब हम लोग नेताजी कर रहे थे तो नेताजी में एम्बुलेंस था, उसका टायर था काफी बड़ा था। तो हमने कहा कि सर ये इतना बड़ा टायर क्यों है, ऐसा आपने क्यों लगा रखा है? तो बोले उस वक्त ऐसा ही एम्बुलेंस हुआ करता था। हमने अच्छा, तो हर चीज को, छोटी से छोटी बातों को वो देखते थे, समझते थे, रिसर्च करते हैं। सबसे बड़ी उनकी बात है रिसर्च। रिसर्च पे बहुत ध्यान करते हैं। स्क्रिप्टिंग भी होती थी तो राइटर रहते थे, कैमरामैन रहते थे, हम रहते थे, सब कुछ बैठ करके बातचीत होती थी स्क्रिप्टिंग के वक्त। एक बार जब स्क्रिप्ट तय हो गया उसके बाद ज्यादा कुछ नहीं होता था शूटिंग पे। और एक्चुअली उनके साथ मेरा एक और संबंध है कि उनकी हर फिल्मों में वो चाहते हैं कि मैं शूट पे रहूं। ऐसे जनरली एडिटर होते नहीं है शूट पे, लेकिन उनका कहना था कि नहीं असीम तुम्हें रहना पड़ेगा। हमने कहा ठीक है, मैं रहूंगा। तो अब तक जितनी फिल्में मैंने उनके साथ की है, फिल्में, सीरियल्स या जितने डॉक्यूमेंट्रीज, मैं उनके साथ रहा हूँ। तो उनकी शॉट टेकिंग, उनका काम करने का तरीका, तो होता ये कि जब आप एडिटिंग में होते तो मुझे सेट पर ही सब कुछ पता चल जाता है किस लिए उन्होंने शॉट लिया है। और अगर कुछ परेशानी होती है तो मैं पूछ भी लेता हूँ कि सर आपने ये क्यों लिया है, तो बताते हैं कि इसलिए मैंने इसलिए लिया है। तो एक बड़ा ही अच्छा मेरा उनके साथ संबंध रहा। करीब 35-40 साल तो हो गए उनके साथ काम करते हुए। और उन्होंने मुझे सबसे पहला अवसर दिया फिल्म एडिट करने का, और अब तक लगातार चल रहा है। और अब उनका जो फिल्म का कैनवास है, आप, मैं शायद ही सोचता हूँ कि विश्व में कोई ऐसा फिल्म मेकर होगा जिसका इतना बड़ा कैनवास होगा। कहाँ एक तरफ मंडी बनाते हैं, कहाँ एक तरफ सरदारी बेगम बनाते हैं, कहाँ एक तरफ वेलकम टू सज्जन बनाते हैं, वेल्डन अब्बा बनाते हैं। कैनवास उनका बहुत बड़ा है, हर चीज को देखा है। मंथन बनाते हैं। तो इतना बड़ा कैनवास मुझे नजर नहीं आता है किसी और डायरेक्टर का। और हर क्षेत्र में हर तरीके की फिल्म उन्होंने बनाई है। फिक्स नहीं किया कि हाँ बस ऐसी ही फिल्में बनाना है। अपने आप को कभी उन्होंने बांधा नहीं है, बिल्कुल ही ओपन रखा है। तो ये उनका एक बहुत ही अच्छा रहा है, उनका फिल्म बनाने का तरीका। और फिल्म में वो बहुत ही क्लियर रहते हैं कि क्या शॉट है, एक्टर का क्या मूवमेंट होना चाहिए, कहाँ से चलेगा, क्या बोलेगा, सारा कुछ वो रखते हैं। प्लस साथ में एक बड़ी चीज है कि सारे टेक्नीशियंस के साथ, सारे एक्टर्स के साथ उनका ट्रस्ट बहुत अच्छा है। ट्रस्ट तो रखते कि एक्टर्स को भी बोलते हैं हाँ भाई ये अब तुम करके दिखाओ, तो एक्टर्स भी करके दिखाते, नहीं ये अच्छा नहीं लगा, ट्राई इट लाइक दिस। इतना ट्रस्ट, इतना ओपननेस। तो टाइम के साथ साथ वो स्पेस भी सबको देते हैं कि आप अपने साथ चलिए और बताइए क्या अच्छा है क्या नहीं है। कहीं भी वो क्लोज नहीं है, अब तक मैंने देखा है, बिल्कुल ही ओपन। अब रही बात अब मुजीब की। मुजीब हम लोगों ने 2019 से शुरू किया, 2023 में खत्म हुई है। बड़ा ही लंबा था दौर रहा। कोविड में हम लोगों ने शूट किया, परेशानियों के वक्त। कुछ आधी शूटिंग यहाँ हुई फिल्म सिटी में, आधा ढाका में हुआ। सब लोग मास्क पहनते थे, वो मास्क उतार देते थे, मैं मास्क नहीं पहनूंगा। और उनका हमने देखा डेडिकेशन हर शॉट में। एट दिस एज वो हर शॉट को, हर एक्टर को समझाते थे। कहीं वो कोई कॉम्प्रोमाइज उन्होंने नहीं की, कहीं भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं की। मुझे एक और उन्होंने चुनौती दी कि फिल्म में जो डॉक्यूमेंट्री फुटेज है वो भी डालना है। हमने कहा ठीक है। तो वो हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया कि कब और कहाँ कैसे आना है जो कि रियलिज्म जाए के साथ जाए, वैसा किया। फिर अब जैसे इंदिरा गांधी का ये था, इंटरव्यू था, तो काफी लोग का सजेशन था कि इंदिरा गांधी को किसी
एक्टर से परफॉर्म करवा के सीन बनाते हैं। उन्होंने कहा नहीं, कोई ये कर ही नहीं सकता है, लेट देयर बी इंदिरा ओनली। तो ये सब चीजें उनकी बिल्कुल ही क्लियर है उनके दिमाग में कि हमको ऐसा चाहिए तो ऐसा ही चाहिए, देयर इज नथिंग कि उसमें चेंज हो जाए। और बड़ा ही सुलझा हुआ दिमाग है, डिटेलिंग है, ऑब्जर्वेशन है, रिसर्च है, एवरीथिंग उनके साथ सारी चीजें चल रही है साथ साथ। तो मेरा अनुभव उनके साथ बहुत ही अच्छा रहा अब तक। और अभी देखिए, अभी परसों मेरे बातचीत हुई थी, वहां पे ये फिल्म कंप्लीट किए, हमसे नेक्स्ट बोलते हैं असीम मंडे ट्यूसडे को मिलना। हम क्यों क्यों सर, आता हूँ, हम लोग को नेक्स्ट फिल्म के बारे में डिस्कस करना है, जस्ट थिंक अबाउट दिस, नेक्स्ट फिल्म के बारे में डिस्कस करना है एट दिस एज। इतना एंथु किसके पास होता है, कौन ऐसा सोचता है? हमने ठीक है, मैं मिलता हूँ। तो ये एक बात होती है, वो एक जज्बा होता है फिल्म बनाने का, फिल्म को देखने का। उम्र कुछ नहीं है, उम्र के साथ उन्होंने कुछ मतलब ही नहीं है उम्र के साथ इसका। तो और भी अगर कुछ आपको जानना होगा पूछिए, मैं बताता हूँ। जरूर जरूर, बहुत शुक्रिया असीम जी, आपने बहुत बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी। और वाकई में श्याम बेनेगल साहब की शख्सियत के बारे में, उनके जज्बे के बारे में जो आपने जज्बा कहा, वाकई वो एक बहुत ही प्रेरक चीज है कि इस उम्र में भी अगर एक फिल्म प्रोजेक्ट खत्म करने के तुरंत बाद वो कहते हैं कि नहीं चलो अब हमें नए प्रोजेक्ट के बारे में बात करनी है। तो ये अपने आप में सीखने लायक बात है। हम किसी भी फील्ड में हो, हम फिल्मकार हो या लेखक हो, पत्रकार हो या कोई भी हमारा क्षेत्र हो, लेकिन अगर कोई एक 89 बरस की उम्र का व्यक्ति अगर लगातार उसमें इतना जुनून है, इतना पैशन है काम करने का, तो वो पैशन कहीं ना कहीं आपको जरूर छूता है। वो आपको आपको प्रेरणा देता है कि हाँ, आप अपने काम से इसी तरह जुड़े हैं तो जरूर कहीं ना कहीं कुछ अच्छा करेंगे। और जिस तरह से आपने डिटेलिंग की बात की, रिसर्च की बात की, यकीनन वो उनकी फिल्मों में दिखता है। खासतौर से अगर हम देखें तो जो उनकी शुरुआती फिल्में हैं, जहां वो एक तरीके से अंकुर, निशांत और मंथन के जरिए वो एक तरीके से रूरल रिफॉर्म की जो एक तस्वीर पेश करते हैं, यानी 70 और 80 के दशक में जब वो आते हैं, तो जैसे हम लोग सत्यजीत रे और मृणाल सेन, ऋत्विक घटक की ट्रिलॉजीज के बारे में डिस्कस करते हैं, बात करते हैं, उसी तरह से ये तीन फिल्में मुझे लगता है, अंकुर, निशांत और मंथन, ये जो उस समय का भारत था, उस समय का जो ग्रामीण समाज था, उसमें किस तरह के रिफॉर्म्स हो रहे थे या होने चाहिए थे एक फिल्मकार के नजरिए से। चाहे वो अंकुर हो, जिसमें उन्होंने शबाना आजमी, अनंत नाग और साधु मेहर के चरित्रों के जरिए ग्रामीण परिस्थितियों को दिखाया, या फिर निशांत में जिस तरीके से नसीर, शबाना, अस्मिता, अमरीश पुरी और मोहन अगाशे के किरदारों के जरिए दिखाया। और फिर हम मंथन में तो देखते हैं कि किस तरह से बाकायदा उन्होंने फिल्म में ही दिखाया था कि 5 लाख किसानों ने उस फिल्म को प्रोड्यूस किया है, 5 लाख किसान उस फिल्म को प्रस्तुत करते हैं, ये फिल्म के शुरुआती टाइटल्स में आता है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अनोखी चीज थी जो उन्होंने की। गौतम जी, मैं आपके पास आता हूँ। आपने जैसा कि अभी असीम जी बता रहे थे, आपने भी उनके साथ इंटरेक्ट किया है, श्याम बेनेगल साहब के साथ आपका एक संबंध रहा है, आपने उन पर एक वृत्त चित्र भी बनाया है, उसके अलावा भी आपने उनकी फिल्मों के बारे में विश्लेषण किया है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, श्याम बेनेगल की जो विस्तृत फिल्मोग्राफी है, जैसा कि हम सभी लोग कह रहे हैं, अजय जी ने कहा और असीम जी ने भी कहा कि वो काम का उनका दायरा इतना फैला हुआ है। एक तरफ अंकुर है, निशांत है, मंथन है, भूमिका है, फिर मंडी है, मंडी जिसमें कि बहुत सारे कलाकार हैं जो कि आज दिग्गज कहलाते हैं, जो उस समय एकदम नए थे। पंकज कपूर, अन्नू कपूर, नसीर, ओमपुरी, अनीता कंवर, बहुत सारे कलाकार हैं, तमाम सारे उसमें दिखते हैं। और उसके बाद फिर वो जुनून पर आते हैं, जो कि एकदम पीरियड ड्रामा है। और फिर उसके बाद वो एकदम अलग तरह की फिल्मों पर मुड़ जाते हैं। तो ये जो चीजें हैं, कहीं ना कहीं वो दिखाती हैं कि श्याम बेनेगल के अंदर एक उनका उनका जो फलक है, जो कैनवस शब्द इस्तेमाल किया था असीम जी ने, वो बहुत व्यापक है। तो आप किस तरह से श्याम बेनेगल की फिल्मोग्राफी को एनालाइज करेंगे, गौतम जी? जी अमिताभ जी, एक्चुअली मेरे साथ जब उनका संपर्क हुआ तो हर बारी भी मैं बहुत ही चकित रहा हूँ उनसे मिलके। यहाँ हम लोग एक सत्यजीत रे मेमोरियल लेक्चर करते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, जो मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में एक लंबे समय से फिल्म फेस्टिवल करते आ रहे हैं। और उससे पहले हम लोग 97 में त्रिवेंद्रम में वो मेकिंग ऑफ महात्मा साथ साथ देखे थे। मैं, श्याम जी और रजत, ये लोग थे। तो परिचय तो था ही पहले, तो हर बार किसी एक व्यक्ति को बुलाते थे, कभी गैस्टन रोबेज को, कभी किसी को। तो इस बार हुआ कि श्याम बाबू को बुलाया जाए।
तो हमने उनको कॉल किया और एक ही कॉल पे वो आ गए। तो आ गए, यह ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि जो उन्होंने बोला उससे सुन के ये लग रहा था कि सोशियो पॉलिटिकल जो उनकी समझ है वो किसी भी ऐसे व्यक्ति से बहुत आगे है जो सोशियो पॉलिटिकल समझ रखता है या जिन्हें हम जानते हैं। उन्होंने बाकायदे एक पूरा पेपर लिख के लाए थे, वो उन्होंने पढ़ा और लंबा पेपर था। वो ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई जेएनयू में प्रोफेसर बोल रहा है और जो सारा जीवन इसी में बिताया है। तो ये पहली बार तो हम लोग सभी चकित हुए, क्योंकि हम लोग उनको फिल्म मेकर के रूप में ही जानते रहे हैं। दूसरी बार जब हम लोग उनके ऊपर ये फिल्म बना रहे थे, ताड़देव ऑफिस में भी जाना होता था बॉम्बे में, तो वहां पर एक दूसरा चीज मतलब जिसको मैंने नोटिस किया, पहला ये नोटिस किया था, दूसरा ये नोटिस किया कि ही इज ए थॉरो जेंटलमैन। वो पहले एक बहुत जेंटल, बहुत ही अच्छे मनुष्य हो पाए हैं अपने जीवन में, जिसके कारण से बाकी चीजें अपने आप आती रही हैं। उनके उनका व्यवहार या उनका जो कुछ भी व्यक्तिगत जीवन है या जीवन का अनुशीलन है, सुबह से रात तक वो जो कुछ भी करते हैं वो इतना प्रभावशाली है या इतना ज्यादा अनुकरणीय है कि उसी की शायद छटा उनकी फिल्म कला में पड़ती है। तो ताड़देव ऑफिस में भी हम लोग जब बात कर रहे थे तो आपको शायद अजीब लगे या दूसरों लोग को भी अजीब लगे, हमारे जो सुनने वाले हैं, कि वो हम लोग चेयर वगैरह जब ठीक कर रहे थे वो खुद भी उसमें हेल्प कर रहे थे। और हमने शुरू के सीन भी रखे हैं, मतलब जो उन्होंने सत्यजीत रे पे फिल्म बनाई है, उस फिल्म की शुरुआत में ही अगर आप देखें तो जो कुछ भी उस सेट को लेकर के या फिल्म की शूटिंग के पहले का जो दृश्य होता है, चीजों को ठीक ठाक करना, हर चीजों को चेक करना, उसकी जो आवाज आती है वो मैंने अब इस फिल्म में भी, अपनी फिल्म में भी उन्हीं सब चीजों को लिया है कि श्याम जी कैसे बता रहे हैं कि इसको ऐसा किया जाए, लाइट इधर से ज्यादा आ रही तो खिड़की को बंद कर दिया जाए। हम लोग की पूरी टीम इस पर बात कर रहे थे, तो उसका ऑडियो को हमने फिल्म में शुरू में रखा है, जो सारी चीजें चल रही है और सीन हम लोग दिखा रहे हैं वो जब फिल्म शूट कर रही है उसके पहले का। श्याम बाबू जो कर रहे हैं फिल्म की शूटिंग, तो शुरू में जो भी बातचीत और सारी चीजें आती हैं जो कि अनकट होती हैं, उसको हम लोगों ने उनके ताड़दे वाले ऑफिस के ऑडियो के साथ स्टार्ट किया था। अच्छा, फिल्म में जो आपने बताया कि उनका जो पैनोरामिक वर्षन, एक तो दो चीजें जो मैंने बताया नोटिस किया, एक तो उनका जो सोसाइटी पर और राजनीति पर जो उनकी समझ है वो हम कल्पना ही नहीं कर सकते थे कि इतनी गहरी है, इतनी क्या बोले, इतनी व्यापक है, बहुत गहरी, बहुत व्यापक, विशेषकर भारतीय समाज या भारतीय राजनीति की जो समझ है। दूसरी, इतने जेंटलमैन मैंने इतने सारे लोगों से मैं मिला, सत्यजीत रे वगैरह को इंटरव्यू करना है, उनके घर ही जाना होता था, बहुत ही हम लोग इंटीमेट थे। लेकिन जेंटिलिटी जैसे सत्यजीत रे में थी, मृणाल बाबू में थी, श्याम बाबू में इतनी ज्यादा जो इंसान होने की जो महक है वो सबसे पहले मिलती है। वो हमेशा हर पल बहुत सिर्फ दोस्ताना हो बिहेवियर की वजह से ही नहीं। तो ये जो आपने कहा कि उनकी जो पूरी फिल्मोग्राफी है, जिस पर आपने सवाल पूछा अमिताभ जी, उसके बारे में ये कहेंगे कि जो हमने फिल्म उनके ऊपर बनाई है सब्लिमिनल नोट ऑन सिनेमा, उसमें हमने सिर्फ एक ही सवाल पूछा था या पूछा है, जिस पर उनसे बातचीत कभी नहीं हो पाई होगी किसी की। वो था कि उनकी फिल्मों में म्यूजिक की भूमिका ऐसी क्यों है, जैसे कि निशांत में जब सारी कहानी खत्म हो जाती है, सारी बात खत्म हो जाती है, कैरेक्टर्स खत्म हो जाते हैं, तब म्यूजिक शुरू होता है लास्ट में। बिल्कुल, ऐसे बहुत ही अच्छा है वो आरोही पिया वगैरह में। वास प्याला जो उन्होंने इस्तेमाल किया है उन्होंने। जी जी जी, बिल्कुल। तो जी। वो बता, उसमें इसको बताने के क्रम में एक छोटी सी बच्ची भी दिखाई जाती है, वो बताई कि गीत को उन्होंने ही लिखा था दरअसल, जो प्रीति सागर गाती है। तो इसको बताने के क्रम में वो 1 घंटे तक हम लोग की बातचीत हुई है और उसमें उनका जो जीवन शुरुआत हुई है, जीवन की शुरुआत और फिल्म की शुरुआत, फिल्म जीवन की शुरुआत, वहां से वो जब तब 2021 में लोग बना रहे थे, कोविड का ही दौर था और सही में मास्क नहीं लगाए थे, तो उस वक्त वो पूरा मतलब अपने होश संभालने से लेकर के और 2021 तक का पूरा जीवन और उनका फिल्मी जीवन, सारी बातचीत आ जाती है सिर्फ एक सवाल पर कि उनकी फिल्मों में म्यूजिक की भूमिका ऐसी क्यों है। अगर आप आपने देखी है तो बाद में फेस्टिवल भी बॉम्बे में दिखाई गई। तो
उसमें वो मैं कई बार मैं बोला कि हम लोग जानते हैं कि अंकुर 74 में रिलीज हुई थी, देखे थे, वो बार बार 73 बता रहे थे, और उसमें है, आप देखे होंगे। और उनका जो काम पहले कैसे विज्ञापन से शुरुआत हुई और विज्ञापन के काम करते थे, कंपनी से जुड़े थे, आदि आदि, या जो छोटी छोटी चीजें कैसे उन्होंने ऑब्जर्व करना सीखा सत्यजीत रे से, कि अगर वो शतरंज के खिलाड़ी बना रहे हैं तो वहां पर लक्ष्मण पोर लिख रहे हैं, लखनऊ नहीं, और भी छोटी छोटी डिटेल्स, वो पूरा डिटेल किया, छोटी छोटी चीजों को ऑब्जर्व करना, नोटिस करना, ये उनके पास संस्कार के रूप में आया था सत्यजीत रे को देखते हुए, आया है कह सकते हैं। अब तो खैर उसमें वो निष्णात हैं। तो जितनी भी बातें अगर आप देखेंगे उस 1 घंटे की फिल्म में, जो कि अभी संक्षेप में ही बताया जा सकता है, उसमें उनकी जो सामाजिक समझ, राजनीतिक समझ, और आपका जो हैदराबाद का पूरा जीवन और हैदराबाद का जो कल्चरल एम्बियंस है, उसकी शुरुआत कैसे हुई, उसका इतिहास क्या है, वो सब बोले हैं। और यही हम चाहते थे कि एक ही सवाल ऐसा पूछा जाए जिससे उनका पूरा व्यक्तित्व, कृतित्व सामने आ जाए। तो वो वैसी ही फिल्में क्यों बनाते रहे हैं, क्यों उनका चुनाव ऐसी फिल्मों का हुआ है जिसमें जो दूसरी फिल्म पहली फिल्म से अलग रही है, सिर्फ एक म्यूजिक के सवाल पर सारी चीजें हैं। अब यह है कि हम लोग तो बाहर से फिल्में देखते हैं, एक पाठक दर्शक के नाते, कभी अंकुर देख रहे हैं, कभी निशांत, मंथन, जैसे कि सभी लोग देखते हैं। इसमें से क्या होता है कि जो एस्थीट होता है या जो कि फिल्म क्रिटिक होता है, उसका अब नजरिया होता है, उसके खास ढंग से इंटरप्रिटेशन उसका देता है, और उसकी अपनी समझ ही उसका अपना इंटरप्रिटेशन होती है। लेकिन श्याम जी जब उन फिल्मों पर बता रहे हैं, एक एक फिल्म को लेकर के, और उसमें हम बीच बीच में उनको छेड़ते भी जा रहे थे कि जब आपने ये बनाई अंकुर, उसके बाद शोले आई, तो आपकी हिम्मत कैसे हुई फिर अगली फिल्म बनाने की, है ना? या उसी समय और चीजें जब हो रही थी, दूसरे लोग, राजेश खन्ना का दौर था सिनेमा में, या बाद में और भी दौर आते रहे, उन दौर को आप कैसे देखते थे, और उसमें भी अपनी फिल्म अपने आप की स्टैंड करना, क्योंकि तब आप क्लासिक सिनेमा में या इस तरह के सिनेमा में आपने स्टैंड नहीं किया था, ये हौसला कहाँ से आता था? तो मुझे लगा कि उनसे बात करके जो मुझे समझ में आया वो ये है कि उनके पास ये पहले से ही था, वो बहुत ही स्टबर्न तो नहीं बोलेंगे, लेकिन उनका जो आत्मविश्वास है या आत्मबल है, या उनका जो इंट्यूटिव पावर है, वो उनको गाइड करता रहा है, और वो उनको बहुत नई चीजें जानने की बहुत आकुलता है। जैसे मैं बनारस से हूँ, तो वो बनारस और कबीर और तंत्र, इन सब चीजों पर भी काफी पूछ रहे थे इस दौरान। इससे ये लगता है कि उनको अभी भी, जैसे हम लोग बार बार बोल रहे हैं 89 साल के हो गए हैं, तो अगर बातचीत जब भी होती है, अभी दशहरे पर उन्होंने शुभकामना जैसे व्हाट्सएप मैसेज पे भेजना, या हमने पूछा मुजीब को लेकर या हेल्थ को लेकर, वो बोलते रहते हैं कि 2-3 बार हॉस्पिटल हो आए हैं, लेकिन अभी एज ओल्ड प्रॉब्लम्स सिर्फ हैं जो बीच बीच में होती रहती है। तो वो जो पूछना कि काशी, कबीर, तंत्र और ये जो उलटबासी, इसका क्या मतलब होता है, वो उनको जो जानने और सीखने की जो उनके अंदर की जिजीविषा है, और उनका जो आत्मबल है, और उनका जो इंट्यूटिव पावर है, मुझे लगता है कि इन सब से एक पूरी पर्सनैलिटी बनी है, और वो हम लोग को नए, एकदम बिल्कुल नए ढंग के की फिल्मों की तरफ ले गई थी वही 73-74 से। तो ये जो उनकी पर्सनैलिटी है, मुझे लगता है कि वो बहुत ही क्या बोला जाए, जैसे सुभाष चंद्र बोस की, गांधी जी की, जवाहरलाल नेहरू जी की, जिनको बहुत कोट करते हैं या कर भी रहे थे फिल्म में, और उनके ताड़दे वाले ऑफिस में भी फोटोग्राफ और उनकी कुछ चीजें लगी हुई जो बार बार उधर इशारा करते हुए भी बार बार बोलते रहते थे, तो उनके ऊपर जवाहरलाल नेहरू का बहुत प्रभाव है। हालांकि उनसे पहले भी कई लोग ऐसे हुए हैं फिल्म में, कमर्शियल सिनेमा में भी, और वो पूरा दौर ही ऐसा था कि जब देश आजाद हुआ था और नए भारत का निर्माण हो रहा था, पंचशील वगैरह की योजनाएं बन रही थी, तो उस वक्त हमारा फिल्म समाज भी गांधी जी और नेहरू जी से बहुत प्रभावित था, जो फिल्मों में भी दिखता है। श्याम बाबू जब भी बात करते हैं, कहीं ना कहीं से नेहरू जी आ जाते हैं। तो जैसे कोई व्यक्तित्व होता है राजनीति में या समाज में, जिसको कि देख के लगता है कि हमें ऐसा होना चाहिए, ऐसा इंसान होना चाहिए, ऐसा पढ़ा लिखा होना चाहिए, ऐसा जेंटल होना चाहिए। श्याम बाबू से मिलके भी हर बार ये लगता है कि कितना डेप्थ है, कितना जेंटल है, कितना प्रोफाउंड पर्सनैलिटी है, कितना पढ़ाई लिखाई करते हैं। मैंने मैंने औरों को भी, हमारे मित्रों को ये शायद
अनुभव होगा ही कि वो ताड़देव वाले ऑफिस में इतना काम कैसे कर रहे हैं। मैंने जब मैं मिला था, जाहिर सी बात है उसमें भी 87 88 ईयर्स की थी। मैंने अगर अभी 89 के 2021 में ऐसे होगा उम्र, ऐसी होगी उम्र उनकी। लेकिन वो जो लिखना, वो सब हम लोगों ने हम फिल्म के लिए शूट किया। उनका मूवमेंट, उनका लिखना, उनका पढ़ना, जानना, कैसे सोच रहे हैं, कैसे एनालाइज करते हैं चीजों को लेकर के। और ये जो एनालाइज जब भी वो किसी भी चीज का करने जाते हैं, मैंने देखा कि वो हमेशा सोशियो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में ही करते हैं, उससे बाहर आके नहीं करते। क्योंकि हमने उनसे कई बार बर्गमैन, तारकोस्की, इस तरह की फिल्मों के बारे में पूछा, या अंदरूनी जीवन के बारे में भी मैंने उनसे सवाल पूछा कि जो आत्मजीवन होता है, जो स्पिरिचुअलिटी होती है, उस तरफ उनका बहुत रुझान नहीं दिखा। या मैंने इविल को लेकर के पूछा तो उसमें वो रुचि लिए, लेकिन जब प्रॉब्लम ऑफ डेथ को लेकर पूछा तो उन्होंने बहुत अच्छे से उत्तर तो दिए उसमें, लेकिन वो जो मेटाफिजिकल क्वेश्चन है उसको वो मानते ही नहीं, उन्होंने सीधे सीधे खारिज किया। उससे पता चलता है कि वो जो भीतर की जो मेटाफिजिकल दुनिया है, उसके जगह पर वो सोशल चीजों को तरजीह देते हैं, क्योंकि उनका उत्तर भी यही था निशांत वाले म्यूजिक के यूज पर, कि डेथ तो हो गया है, खत्म हो गया है, लेकिन ये हमारा पर्सनल प्रॉब्लम होता है कि हमारे जीवन में दुख मिला या किसी की मृत्यु हुई है, लेकिन दुनिया को कैसे पता कि मेरा व्यक्तिगत चीज क्या है। वहां तो सूरज फिर निकल ही रहा है ना, फिर तो खुशी हो ही रही है। तो हमेशा ये एक आशा हमेशा है। तो एक तो पर्सनल चीज है जिसमें हम देखते हैं गिरीश कर्नाड की ये स्थिति हो गई है, स्मिता पटेल का डेड बॉडी रखा हुआ है, श्रीराम लागू वहां बैठे हुए हैं, एक बच्चा भागता है लास्ट सीन में, और गाना तब शुरू होता है। तो वो कह रहे हैं ये सारी चीजें पर्सनल हो गई, लेकिन इसके बाद भी तो दुनिया में तो ऐसा नहीं हो रहा है, वो तो इसको लेके बैठी नहीं रहेगी, वो आगे तो चलती रहेगी। इसलिए म्यूजिक का यूज हमने एंड में वहां से शुरू किया। ऐसे बाउल का जो यूज किया है उसके पीछे भी यही मतलब रहा है। अभी वो कबीर को लेकर ये सारी चीजें पूछ रहे थे। कबीर पे जितना काम अब तक हुआ है, या हम लोग सोचते हैं रविन्द्रनाथ ठाकुर से कुमार गंधर्व तक, वो बिल्कुल अलग ढंग से सोच रहे थे। और वो जो सामाजिक ढंग से जो सोच रहे हैं, बिल्कुल स्पिरिचुअलिटी नहीं, बिल्कुल मेटाफिजिकल कोई भी एस्पेक्ट नहीं, वो सोचना मतलब अब तक जितने लोगों ने लिखा है, चाहे हदैब शाह द्विवेदी जी उससे लेकर अब तक कबीर के सामाजिक पहलुओं पर, वो बिल्कुल अलग है। तो कहने का मतलब कि उनके भीतर का जो अपना विजडम है वो इतना स्ट्रांग है, या अब इतना मैच्योर हो गया है कि उनसे हम लोग को ये सीखना या पढ़ना चाहिए विश्वविद्यालयों में जाके, कि हम लोग समाज का या राजनीति शास्त्र को कैसे जाने या कैसे पढ़े। माने सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा कि फिल्म मेकर के इस एस्पेक्ट को लेकर, लेकिन उनकी पैठ इतनी जबरदस्त है कि शायद मुझे तो डाउट है कि शायद किसी पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर का भी ऐसा होता होगा। तो पता नहीं मैं कहाँ तक क्या बता पाया हूँ, क्योंकि मेरी जो फिल्म में पूरी बात, मैंने उनकी सारी फिल्मों को लेकर के, छेड़छाड़ को लेकर भी जो मैंने बताया कि राजेश खन्ना का दौर था, फिर भी कैसे हिम्मत हुई, या शोले फिल्म रिलीज हुई थी उस समय में, तो उनके पास ये कहाँ से आत्मबल आता गया और फिल्में बनाते गए। पूरी फिल्म जर्नी की बात, और उनके बचपन में कैसे वो अपने घर के पास एक सिनेमा हॉल था, उनके फादर के पास एक कैमरा था जो फिल्म शूट किया करते थे डिफरेंट, लेकिन फिल्म देखने की मनाही थी सभी को, और वो हर रविवार को अपने पूरे परिवार को फिल्म दिखाते थे। फिर कैसे उनके भाई को तो अलाउ था, उनको अलाउ नहीं था, तो कैसे सिनेमा हॉल के मैनेजर, वो जो दिखाने वाला है गेट कीपर, उनसे दोस्ती किया और वो जा जाके सिनेमा देखते थे, से लेकर के अभी 2021 तक जब वो मुझे की शूटिंग कर रहे थे, सारा वृत्तांत को कोशिश की समेटने की। 1 घंटे में तो मुश्किल होता है, क्योंकि वो जब समेटते हैं, तो जब वो समेट नहीं पाते तो श्याम बाबू का जो व्यक्तित्व है या कृतित्व है उसको एक जगह पर लाना मुश्किल तो है। लेकिन हमने यही काम किया था कि इतने इंटरव्यूज हुए हैं, इतने लोगों ने उनसे मुलाकात की, बातचीत की है, तो ऐसे एस्पेक्ट को भी उनका सामने लाया जाए जिस पर अभी नहीं हुआ है। तो इसलिए हमने वो म्यूजिक के सवाल से शुरू करके जी पूरा जीवन, पूरा कृतित्व सब कुछ सामने आया है। जी, धन्यवाद गौतम जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी। आपने बहुत ही विस्तार से श्याम बाबू के व्यक्तित्व के बारे में, और उनके साथ आपने जिस तरीके से ये फिल्म बनाई और उस दौरान आपका जो भी अनुभव है उनके बारे में आपने जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। पारक साहब, मैं आपके पास आता हूँ। हम लोग यहाँ श्याम बेनेगल की फिल्मों के बारे में और उनके काम के तरीके के बारे में बात कर चुके हैं। एक कहना चाहिए एक राउंड में अजय जी
असीम जी और गौतम जी ने अपनी बात रखी। मैं आपसे जानना चाहूंगा श्याम बेनेगल की फिल्मों के पॉलिटिकल टोन के बारे में, क्योंकि यहाँ पर ये बात हो रही है कि उनकी समझ बहुत व्यापक है और वो चीज़ों को एक सोशल साइंटिस्ट की तरह या एक प्रोफेसर की तरह या एक एकेडमिशियन की तरह समझते हैं। तो आपसे मैं जानना चाहूंगा अंकुर से लेकर के और मुजीब तक की जो उनकी फिल्मोग्राफी है, उसमें वो कौन से महत्वपूर्ण पड़ाव आपको दिखते हैं जहां उनकी जो सोच है, राजनीतिक सोच है, उसमें आपको व्यवस्था के प्रति प्रतिरोध दिखता है या सहकार दिखता है, या कहीं ऐसा दिखता है कि कोई एक मध्य मार्ग अपना रहे हैं, मध्य मार्ग अपनाते हुए दिखते हैं? और उनको उनके समकालीन फिल्मकारों या उनसे पहले के और बाद के फिल्मकारों की तुलना में किस तरह से देखेंगे आप? मतलब अगर श्याम बेनेगल की तुलना हम मृणाल सेन और सत्यजीत रे, ऋत्विक घटक से करें, या उनके समकालीन उनके बाद में जैसे गोविंद इलानी उनकी टीम का हिस्सा रहे, फिर बाद में एक फिल्म मेकर के तौर पर वो विकसित हुए, उनका एक अलग मुहावरा निकला, या दक्षिण के जो हमारे बहुत चर्चित फिल्मकार हैं, चाहे अरूर गोपालकृष्णन हो, अरविंदन हो, इस तरह के तमाम लोग रहे हैं, तो उनकी तुलना में उनसे उनका काम देखते हुए जब हम श्याम बेनेगल की इस विस्तृत फिल्मोग्राफी पर चर्चा करते हैं, तो श्याम बेनेगल की जो पॉलिटिकल सोच है या जिस तरीके का मुहावरा वह विकसित कर रहे थे अपनी फिल्मों के जरिए, उसके बारे में आपकी क्या राय होगी परख साहब? सभी को मेरा नमस्कार। श्याम बेनेगल की फिल्में, जो पहली फिल्म आई थी 1974 में रिलीज हुई थी, अंकुर, उस समय मेरी उम्र 22 साल थी। फिल्में उससे पहले मैं देखता रहा था। मैं आपके सवाल का ही जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ। देखता रहा था, लेकिन जैसा आमतौर पर होता है कि जो व्यावसायिक फिल्में थी, लोकप्रिय फिल्में थी, मनोरंजन के लिए जो बनने वाली जो फिल्में बनती थी, उसी में ज्यादा रुचि थी। लेकिन 17-18 साल की उम्र से कुछ कुछ टेस्ट बदलने लगा था। कुछ फिल्में ऐसी आई, साहित्य की वजह से भी हुआ, साहित्य में भी गंभीर साहित्य जिसे शिष्ट साहित्य कहते हैं, उसके पढ़ने में रुचि बढ़ती रही। तो इस तरह से 22 साल की उम्र में, यानी कि जिस समय मैं 22 साल का था, उस समय अंकुर आई, और उस समय तक ये समझ पनपने लगी थी, हालांकि उसकी व्याख्या करना मुश्किल था। ये समझ पनपने लगी थी कि ये जो फिल्म मैं देख रहा हूं, जैसे अंकुर मैंने देखी, तो मैं ये अंकुर देख रहा हूं, ये वह फिल्म नहीं है जो मैं देखता रहा हूं, ये कुछ अलग है। और ये क्या अलग है, इसे समझने में अभी समय लग रहा था, लेकिन अलग है, और इसका आस्वादन बिल्कुल अलग तरह का है। ठीक है। दूसरी चीज जो इसी दौरान में घटित हुई, वो यह हुई कि एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य भी पढ़ाई के कारण, साहित्य पढ़ने के कारण, और भी बहुत कुछ पढ़ने के कारण, एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य जो है पनपने लगा था, जिसे आप चाहें तो प्रगतिशील परिप्रेक्ष्य कह लीजिए, जनवादी कह लीजिए, या मार्क्सवादी कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। वो जब पनपने लगा और उस तरह के संगठनों के साथ जुड़ाव भी हुआ, तो ऐसा लगा कि ये जो मैं फिल्म इनकी देख रहा हूँ, श्याम बेनेगल की, ये वह फिल्म है जो इस परिप्रेक्ष्य के सबसे नजदीक है। और जो चीज अंतर दिखाई दिया दूसरे इसी तरह के परिप्रेक्ष्य के साथ फिल्म बनाने के लिए, कि ये जो परिप्रेक्ष्य है, ये जो दृष्टिकोण है, ये ऊपर से थोपा हुआ नहीं है, ये उस कहानी के कहने के अंदर है, उसके अंदर समाहित है, उसे अलग से थोपे हुए रूप में नहीं देख सकते। और ये साहित्य पढ़ते हुए ये समझ आ गई थी कि उत्कृष्ट साहित्य वही होता है जिसमें विचारधारा ऊपर से थोपी हुई नहीं हो, वह उसमें जो जीवन प्रस्तुत किया जा रहा है, उस जीवन के अंदर वह बहती हुई दिखाई देनी चाहिए। अगर आप बाद में उन पर बात करें, उनको समझने की कोशिश करें, तो उसे समझ सकते हैं। आप देखेंगे कि अंकुर में ये चीज आप अंकुर में देख सकते हैं, ये निशांत में देख सकते हैं, ये आप मंथन में देख सकते हैं, आप भूमिका में देख सकते हैं, यानी कि शुरू की सभी फिल्मों में आप ये देख सकते हैं। और ये उनकी पहचान को
की एक ठोस बुनियाद, एक ठोस आधार बनाने का कारण बनी। उनका ध्यान जाता है जो हमारे सामाजिक राजनीतिक जीवन के जो कॉन्ट्रडिक्शन है, जो अंतर विरोध है और जो वर्गीय स्थितियां हैं, उनकी तरफ उनका जरूर ध्यान जाता है, लेकिन वो कभी भी उसे रेडिकलाइज नहीं करते। वो शायद उसका कारण यह है कि वो नेहरू गांधी से बहुत प्रभावित है। और ये बिल्कुल सही है, ये मैंने भी महसूस किया कि कभी भी किसी भी फिल्म में वो वहां तक नहीं जाते जो कई बार मणिकौल जाते हैं या बंगाल के और हमारे कई सारे जो फिल्मकार हैं वो चले जाते हैं। लेकिन वो जो है एक तरह से मतलब कहना चाहिए कि राजनीतिक दृष्टि से सत्यजीत राय से वे एक कदम आगे हैं, लेकिन मणिकौल के नजदीक नहीं पहुंचते, मृणाल सेन के नजदीक नहीं पहुंचते। मृणाल सेन खुद भी अपने बाद के दिनों में एक तरह से एक कदम पीछे आते हैं। भारतीय सिनेमा के अंदर ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो आप बात कहना चाहते हैं, हमारे समाज की जो अंतर्विरोध है, हमारे समाज का जो यथार्थ है, उसको जिस ढंग से कहना चाहते हैं, उस कहने का जो सबसे प्रभावशाली ढंग हो सकता है वो वही हो सकता है जिसमें कि आप जो यथार्थ के जो जटिल रूप है उसको इतने सहज और स्वाभाविक रूप से प्रस्तुत करें कि देखने वाले को वो जुड़ सके उसके साथ। वो न तो मणिकौल की तरह इतना ज्यादा गरिष्ठ हो जाए, इतना ज्यादा प्रयोगात्मक हो जाए कि वो पहुंचे ही नहीं, और न इतना रेडिकल हो जाए कि वो लोगों को अपने बिल्कुल भी नजदीक ना देखें। जैसे मैं एक फिल्म का उदाहरण दे रहा हूँ, सूरज का सातवां कोड़ा, हिंदी के एक उपन्यास धर्मवीर भारती के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। पूरी फिल्म में देख गया, मेरा उपन्यास भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। और कहानी बिल्कुल जैसे उपन्यास चलता है उस तरह से चलती है, बहुत से ढंग से इधर उधर भटकती नहीं। लेकिन मैं लगभग अंत तक पहुंचते पहुंचते मैंने कहा कि ये फिल्म है तो ठीक, लेकिन इसका अल्टीमेट कोई प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा है किसी तरह का। और बिल्कुल आखिरी 1 मिनट या 2 मिनट का दृश्य है जिसमें कि नीना गुप्ता जो सती नाम की स्त्री है वो एकदम प्रवेश करती है और पूरी फिल्म की जो है वो व्याख्या बदल जाती है, पूरी फिल्म जो है देखने की। ये जो चीज है कि आप किस तरह से यथार्थ को किस बिंदु से देखते हैं और उसको किस तरह से प्रस्तुत करते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये तो कुछ बातें हुई, लेकिन कुछ बातें हैं जैसे अजय ने कहा कि उन्होंने 10-15 डॉक्यूमेंट्री बनाई है, नहीं, उन्होंने 41 डॉक्यूमेंट्री बनाई, 24 फिल्में, 41 वृत्तचित्र और 6 ऐसे सीरियल टीवी के लिए बनाए हैं जिनमें से 2 तो निश्चित रूप से भारत एक खोज और संविधान, वो तो ऐसे हैं कि सिवाय मेरा विचार है कि श्याम बेनेगल के अलावा कोई और बना नहीं सकता, वो अप्रतिम है। तो जो काम किया है पिछले 50 साल में, वैसे 1962 से उन्होंने बनाना शुरू कर दिया था फिल्म वगैरह, शॉर्ट फिल्म वगैरह, लेकिन 1974 से लेकर 2023 तक यानी कि 50 साल के दौरान में जो फिल्में बनाई है, जो वृत्त चित्र बनाए, जो बनाए, उसमें मेरी ख्याल में श्याम बेनेगल अपनी जनरेशन के शायद अकेले फिल्मकार हैं जिनका एक स्तर हमेशा बना रहा है, उस स्तर से ऊपर गई है फिल्में, उस स्तर से नीचे नहीं गई। हमेशा इस चीज को का मतलब ये बहुत कम फिल्मकार होते हैं जो इधर उधर भटक सकते हैं, भटक जाते हैं, लेकिन ये आप देखेंगे इवन मुझे तो वो जो दो फिल्में जो नहीं कमजोर तो माना जा सकता है, लेकिन फिल्में जिस
मकसद से बनाई जाती है और जिस उद्देश्य के साथ प्रस्तुत करते हैं वो सामाजिक यथार्थ को, वो सामाजिक यथार्थ को बहुत ईमानदारी से, उसकी सारी जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए और उसकी खोज करते हैं कि उसको कैसे प्रस्तुत किया जाए। उसमें उनका ध्यान अगर मेहनतकश जनता की तरफ जाता है तो मध्य वर्ग की तरफ भी जाता है। आप देखिए कि समर फिल्म जो दलित जीवन पर है, लेकिन उसमें जो मध्य वर्ग है, कहना चाहिए अपर कास्ट मध्य वर्ग, उसके अंदर उसको कहानी का विषय बनाया और उसका जो कहना चाहिए कि हिपोक्रेसी है, उस हिपोक्रेसी को वो उजागर करते हैं। तो जो कैनवास है वो इतना बड़ा है और उस कैनवास की विशेषता है कि हमेशा उसको प्रामाणिक बनाते हैं। वो अगर निशांत बना रहे हैं तो आप उसके संवाद सुनते हुए, आप उस प्रेम को देखते हुए आपको ये लगेगा कि हाँ, ये तेलुगु जीवन की कहानी है। अगर हम मंथन देखते हैं तो हाँ, हमें मालूम पड़ता है कि ये गुजराती फिल्म की कहानी है और वो गंध, वो स्पर्श हमें मतलब उसमें दिखाई देता है। हिंदी में होते हुए भी वो उस क्षेत्र की जो कहना चाहिए कि जो सांस्कृतिक और भाषाई जो रंगत है उसको बहुत प्रभावशाली ढंग से पेश करते हैं और वो समुदायों का भी ध्यान रखते हैं। इस दृष्टि से ये जो विशिष्टता है, ये विशिष्टता तभी आ सकती है जब आप फिल्म दृश्य माध्यम को बहुत गंभीरता से लें और इस बात का ध्यान रखें कि आप जिस जीवन को पेश करने जा रहे हैं वो जीवन किस तरह का है, वो जीवन कैसे बना है, उसकी संस्कृति कैसी है, उसकी सामाजिकता कैसी है, उसके सारे अंतर्विरोध कैसे हैं। और ये बहुत कठिन काम है। इसलिए अभी जो आप लोगों ने कहा कि मैं तो ये सोच के परेशान हूँ कि जिस 50 साल के अंदर उन्होंने जितना काम किया है वो शायद 100 साल में भी नहीं हो सकता। और जी, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है परख साहब, क्योंकि वाकई में श्याम बेनेगल साहब ने इतना काम किया है और वो अभी भी सक्रिय है। और जैसा कि असीम जी ने बताया कि उन्होंने मुजीब के बाद तुरंत कहा कि चले आओ हमको एक नए प्रोजेक्ट पर बात करनी है, तो ये अपने आप में मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में इस तरह की कोई मिसाल जो है हम ढूंढना मुश्किल है। और इस उम्र में इतना सक्रिय होना और इस तरीके से लगातार सोचते रहना, ये बहुत बड़ी बात है। अजय जी, मैं आपके पास आता हूँ, क्योंकि हम लोग यहाँ पर अभी पारक साहब ने बात की, उससे पहले असीम जी और गौतम जी ने कहा, आपने भी कहा, जो बेनेगल के पात्र हैं, खासतौर से जो उनके महिला पात्र, यानी अंकुर से अगर हम शुरू करें, शबाना आजमी का जो किरदार है, और अगर मुजीब तक आए तो मुजीब में जो मुजीबुर रहमान की पत्नी रेनू का जो किरदार है, वो इतने स्ट्रांग है सारे के सारे, उनकी सारी फिल्मों में उनके सारे जो महिला पात्र हैं वो इतने स्ट्रांग। यानी मंडी जैसी फिल्म जो कि एक तरीके से सार्काज्म है, एक व्यंग है, उसमें थोड़ा सा हास्य का पुट भी है, बहुत सारी बातें, लेकिन उसके बावजूद शबाना, स्मिता तो है ही केंद्रीय चरित्र में। अलावा उनके नीना गुप्ता, अनीता कंवर, इला अरुण जैसे किरदार हैं जो दिखते हैं और जिनकी छोटी छोटी उपस्थितियां हैं, लेकिन उसके बावजूद वो कहीं ना कहीं अपना प्रभाव छोड़ते हैं। तो स्त्री पात्रों को के गठन को लेकर के उनकी जो संकल्पना है, उसमें उनका कुछ बहुत ही जबरदस्त यहाँ उनको एक अजीब सी महारत हासिल है। यहाँ तक कि मैं जब मेकिंग ऑफ महात्मा जो फिल्म है, उसमें जो कस्तूरबा का किरदार है, अगर आप वो देखें, और ये अगर ये एटनब्रो की जो फिल्म है गांधी, उसमें जो किरदार है उसको देखें, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, दोनों में कितना अंतर है। बेनेगल ने कितना ध्यान दिया है कस्तूरबा के किरदार को गढ़ने में। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे अजय जी? इन तीनों फिल्मों को देखने से स्पष्ट हो जाएगा कि महिलाओं के प्रति उनका क्या दृष्टिकोण था और किस तरीके से उनको वो पर्दे पर पेश करना चाहते थे। इसके अलावा जैसा आपने उल्लेख किया कि सारी फिल्मों में जहां भी महिला किरदार आए हैं, उसमें मुझे हरी भरी एक फिल्म आई थी उनकी, हालांकि वो सरकारी स्कीम के अनुसार ही बनी थी फिल्म वो, लेकिन वहां भी दिखाई पड़ता है कि किस तरीके से एक खास वर्ग के समूह के
परिवार में एक महिला सशक्तिकरण की बात जिस तरीके से उन्होंने पेश की है एक आम कहानी में बगैर किसी उद्घोष के, वह देखने लायक है। उनकी कलयुग देख लीजिए, कलयुग में रेखा का किरदार देख लीजिए आप, उनका जुनून देख लीजिए, जुनून में जो महिलाओं का किरदार है वो देख लीजिए आप। मतलब कहीं भी ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं है कि फिल्म का फोकस उस महिला किरदार पे हो या महिला केंद्रीय चरित्र हो, बावजूद इसके उसकी उपस्थिति, उसकी मौजूदगी और उसका कार्य, जो आजकल कहा जाता है कि महिलाएं कितनी इंपॉर्टेंट है, इसको 3 चीजों से आंका जाता है, तो उनमें से 2 चीजें तो उनकी फिल्मों में हर जगह दिखाई पड़ती है। जैसे उनकी नियामक भूमिका होती है कहानी को आगे बढ़ाने में। अगर विमेन सेंट्रिक फिल्म है तो श्याम बाबू की फिल्में विमेन सेंट्रिक न होने के बावजूद इन चीजों का ख्याल रखती हैं और उन महिला किरदारों को ऐसी भूमिकाएं दी जाती हैं जो घटनाओं को आगे बढ़ाती हैं अपनी उपस्थिति से, अपने संवादों से, अपनी भूमिकाओं से। मैं यहाँ पे अपना समय ज्यादा न देकर के मैं असीम जी से जानना चाहता हूँ, खास करके मैं आपके से अलग जाकर एक सवाल पूछना चाहता हूँ असीम जी से कि उनका एडिटिंग पैटर्न क्या होता है, क्योंकि उन्होंने बायोपिक भी किया, उन्होंने कुछ नॉर्मल फिल्में भी की हैं और कुछ दूसरी तरह की भी फिल्में की हैं। फिर तो क्या आपके साथ कोई बहस होती है कि इसमें ऐसा कुछ रखना है, इस तरीके से करना है, या आप सुझाते हैं उसको भी स्वीकार कर लेते हैं? तो उसके क्राफ्ट को लेकर के मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि एक बात उन्होंने बहुत शुरू में मेरे इंटरव्यू में कही थी जो मैंने गांठ बांध ली कि सिनेमा जो है वो क्रिएटिव प्रोडक्ट है, एक सांस्कृतिक, एक सृजनात्मक उत्पाद है, तो उस बगैर उत्पाद के कोई भी सृजन नहीं हो सकता। इस बात को गांठ बांध कर ही कोई बात की जा सकती है। तो असीम जी प्लीज, अगर अमिताभ जी आपके बिहाफ पर भी मैंने पूछ लिया, सॉरी। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर। असीम जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ, मैं बताना चाहूंगा उनकी फिल्म का एडिटिंग का पैटर्न भी हर फिल्म में आप देखेंगे तो कुछ ना कुछ अलग होता है। अब देखिए सरदारी बेगम में, जब उन्होंने सरदारी बेगम की थी तो एक पूरा फ्लैशबैक, और वो एक लगता है कि आप कहीं लगता है कभी कभी रशमन आप देख रहे हैं, वैसा लगता है कुरोसावा का। कहानी बिल्कुल एक से दूसरा, दूसरा से तीसरा, तीसरा चौथा पे चलते रहता है, कभी फ्लैशबैक कभी वर्तमान में, चलता ही रहता है, कहानी आगे बढ़ती है, कहीं रुकती नहीं है। तो एक ये तरीका होता है हुआ उनका। फिर जैसे जो अभी मुजीब की मैं बात बताऊं, मुजीब की एडिटिंग, मुजीब की शूटिंग चल रही थी, पहले दिन की बात है। उन्होंने कहा सी मैं 2-3 दिन शूट करके मुझे एडिटिंग दिखाओ। कभी उन्होंने मुझसे ऐसा पूछा नहीं था। मैंने बोला क्या बात है सर? उन्होंने मुझे दिखाओ तुम क्या बात है। हमने कहा ठीक है। तो उसके बाद 2-3 दिन उन्होंने शूट किया, मैंने दिन रात लग के उसको एडिट किया, फिर उन्हें दिखाया। तो हमने पूछा मुझसे कि आप ऐसा क्यों पूछे, आज तक तो पूछा नहीं, इतने साल हो गए, 30-35 साल हो गए मेरे साथ काम करते हुए, लेकिन आपने पहली बार पूछा 4 दिन की शूट के बाद कि मुझे देखना है क्या है। तो बोला असीम आई वुड लाइक टू सी द पैटर्न, एडिटिंग का क्या पैटर्न होगा और क्या मैं शूट कर रहा हूँ, कैमरा किस तरीके से मूव कर रहा है, कैमरा किस की कोरियोग्राफी क्या है, आर्टिस्ट का क्या एक्शन है। अगर अगर ये 4 दिन में मैं नहीं अच्छा लगेगा तो आई विल चेंज माई स्टाइल। हमने कहा ठीक है। जब मैं उन्होंने दिखाया उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं आई एम वेरी हैप्पी, विल कीप दिस पैटर्न ओनली, यही पैटर्न रखेंगे, इसी तरीके से शूट करेंगे, कैमरा मूवमेंट ऐसे ही होगा, आर्टिस्ट का मूवमेंट ये होगा, सारा कुछ यही होगा। तो वो एक दिमाग में रहता है। कभी कभी आदमी थोड़ा लग जाता है कि हाँ भाई इतनी बड़ी फिल्म है, आई एम गोइंग राइट और नॉट। तो ये चीजें आती है, उनके दिमाग में भी है, इसलिए उन्हें 4 दिन में दिखाओ। फिर वो आश्वस्त हो गए, उसके बाद कहा कि नहीं मैं ऐसे ही करूंगा। अब ऐसी ही एक बात थी, मैं फिल्म कर रहा था मम्मू, मेरी पहली फिल्म थी, फिल्म की बिगनिंग थी। मैंने कहा सीन कैसे किया जाए कि शुरू में लगी कि वो फ्लैशबैक है, उसका एक आना चाहिए फ्लैशेस जैसा कुछ, वो सो रही है और वो सो रहा है और रेत के ऊपर सारी फ्लैशेस है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, कोशिश करता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ। तो स्टीम बैक होता था उस वक्त, फ्लैट मशीन, प्रोजेक्टर जैसा छोटा सा एक मशीन होता था, सामने ये मॉनिटर होता था, तो देखते थे। तो जब उसे मैं चलाया तो मैं अकेला बैठा हुआ था, मैं 2-3 बार चलाया फास्ट फॉरवर्ड में, तो अचानक मुझे लगा कि मैं 2 फ्रेम, 4 फ्रेम, 8 फ्रेम, 1 फ्रेम इस तरीके से करूं तो एक रिदम पैदा होगा, पेस पैदा होगा, एक ऑडियंस को एक सपने का बोध होगा। तो मैंने उन्हें
काट के एक एक फ्रेम, 4-4 फ्रेम, 6-6 फ्रेम, 8-8 फ्रेम, 10-10 फ्रेम काट के दिखाया, तो बोला यस इट इज करेक्ट। ऐसे ही हम लोग शुरुआत करेंगे। तो ये चीजें हैं। साथ में उनका हमने देखा एडिटिंग के साथ साथ वो टेक्निकली भी बहुत एक्सपर्ट है। मैं चाहते हैं कि वो टेक्निकल भी अच्छा होना चाहिए, आज के लेवल का होना चाहिए। हम लोग की पढ़ाई इंस्टीट्यूट में उस वक्त होती थी स्टीनबेक पे, मूवीओला पे। अब मुझे पता ही नहीं, आगे हम लोग बॉम्बे में आके उस पे काम कर रहे थे। तो एक डॉक्यूमेंट्री थी उनकी, मार फिल्म की, कुछ 4-5 डॉक्यूमेंट्री थी, मैं कर रहा था। तो उन्होंने कहा कि असीम यू लाइक टू डू इट ऑन एविक, सॉफ्टवेयर होती है मशीन, उस पे करना है। तो हमने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं है, मैं कर ही नहीं पाऊंगा। बोले कि नहीं, वील हैव टू लर्न। हमने कहा कैसे करूं? तो उन्हें क्रेस्ट एक हुआ था उस वक्त, एक थी क्रेस्ट, बहुत बड़ी प्रोडक्शन हाउस थी, तो वहां पे सिर्फ उसी के यहाँ एक एविड मशीन था। तो उन्हें कहा कि हम लोग चलते हैं, विल कीप एन ऑपरेटर, तुम ऑपरेटर के साथ बैठो और देखो क्या, क्या तुम बताते जाओ, वो करता जाएगा। मैं ठीक है। 2-3-4 दिन नहीं हुए होंगे, उसके बाद मैंने ऑपरेटर को पीछे बैठा दिया, फिर मैं करने लगा। तो उन्होंने कहा सिम देखो दिस इज द थिंग, तुम्हें सीख गए। तो इस तरीके से वो चाहते हैं कि हम भी उनके साथ साथ अपडेट रहे, क्या चल रहा है, किस तरीके से टेक्निकल जो विश्व में बढ़ रहा है, वो सब डिजिटल हो रहा है, सब कुछ वो भी जानना चाहते हैं, क्या तुम करके दिखाओ। तो इस उनसे काफी कुछ सीखने को मिलता है एडिटिंग में। एडिटिंग में टेक्निकली भी और एस्थेटिक भी। एस्थेटिक्स में भी बहुत ध्यान देते हैं कि हाँ ये ऐसा हो रहा है, ये ऐसा क्यों नहीं होगा। बट ही इज वेरी ओपन। कई बार तो ऐसा होता है कि मैं कुछ डायलॉग काट देता हूँ, बिकॉज वो रहते ही नहीं है, अकेला मैं बैठता हूँ, अपने हिसाब से एडिट करना होता है, कोई रहता नहीं। एक्चुअली बड़ी अच्छी बात है कि आपके सिर के ऊपर कोई डायरेक्टर नहीं बैठता, आप अकेले बैठते हैं। तो मैं अकेले करते रहता हूँ, तो कुछ डायलॉग काट दिया, कुछ सीन आगे कर दिया, कुछ पीछे कर दिया। तो अचानक वो देखते बोले अरे ये क्या किया। बोला कि सर लेट्स सी द कंप्लीट फिल्म, और ये हमने 4-5 सीन की, आप देखिए फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं, उसके बाद उनको अच्छा लगता है तो बोलते यस इट्स वेरी गुड, हम लोग ऐसे ही रखेंगे। और अगर अच्छा नहीं लगा तो मुझे लॉजिक देंगे कि हमने ऐसे शूट किया, ऐसे लेट्स कीप इट दैट वे, शो मी दैट वे। और फिर उसका हम लोग दोनों का एक होता है कि हाँ एक ही विचार होती है कि हाँ नहीं ये करेक्ट है, तो हम लोग मान लेते हैं कि हाँ ठीक है। नहीं तो हमारी बात भी काफी सुनते हैं, ओपन रहते हैं, वेरी 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 ओपन। यहाँ कैसे करना है, क्या करना है। म्यूजियम में भी काफी सीन हमने उड़ा काट दिए, काफी कुछ ये कर दिया। मैंने कहा ठीक है, तो कहानी बढ़ रही है, रुकती नहीं है, तो करते जाओ जैसा करना है। तो एक ओपननेस, हमको पूरा फ्रीडम देते हैं, स्पेस का पूरा फ्रीडम देते हैं, टाइम का, समय का कुछ ये नहीं है, तुम करके दिखाओ। और दूसरी में बड़ी अच्छी चीज है कि आपके साथ वो ऐसा नहीं करते कि आप दूसरे डायरेक्टर की तरह दिन भर एडिट कीजिए। वो मुझे खास कर होते हैं संडे को, यू आर नॉट गोइंग टू वर्क, आज ये त्योहार है, चाहे ईद हो चाहे होली हो, यू आर नॉट गोइंग टू वर्क, जस्ट एंजॉय द फेस्टिवल। तो ये बड़ी अच्छी बात है। दूसरे डायरेक्टर्स होते हैं आपको दिन रात लगा देते हैं, ये श्याम बाबू में नहीं है। वो पूरा आपको टाइम देते हैं, पूरा स्पेस देते हैं कि नहीं तुम टाइम लो, स्पेस लो, करो काम, काम अच्छा होना चाहिए। तो पूरी मुझे तो उनके साथ काम करते बड़ा मजा आता है, इतना ओपननेस और इतना लिबर्टी मिलती है, स्वतंत्रता मिलती है, उतनी स्वतंत्रता कहीं नहीं मिलती है। एक्सपेरिमेंट भी आप कर सकते हैं, ये एक्सपेरिमेंट ऐसा हुआ, वो एक्सपेरिमेंट ऐसा हुआ। मैं शूटिंग में भी रहता हूँ, मुझे ख्याल है नेताजी में कई कई बार मुझे लगता था कि ये अगर शूट ऐसे करें तो कैसा रहेगा। अब उनको मैं शूट के पहले बता देता था कि सर ऐसा ऐसा करने तो कैसा रहेगा शूट। बोले यस यू आर करेक्ट। तो इतना ओपन कि शूटिंग के वक्त भी, एडिटिंग के वक्त भी, आपने अतुल जी या शमा जी उनके साथ स्क्रिप्ट पर भी इतना ओपन रहते हैं, मैंने देखा हूँ कि बहुत मुश्किल है इतना ओपन। यही उनकी सबसे बड़ी खासियत है, सबसे बड़ी खासियत है कि ट्रस्ट है कि नहीं हम जो कर रहे हैं वो करेक्ट जा रहा है, फिल्म करेक्ट हो रहा है। ये बड़ी अच्छी, एक्टरों के साथ भी वैसे ही करते हैं। तो एडिटिंग के साथ तो मैंने ये देखा, मुझे काफी उनके साथ स्वतंत्रता मिली और काफी कुछ सीखने को मिला। जो उन्होंने शुरू में कहा था कि हर कट का मुझे आंसर चाहिए, मैं वही देखता हूँ। जी बहुत शुक्रिया असीम जी। आपने जो बात बताई है कुल मिलाकर के श्याम बेनेगल के का जो एक उनका जो क्रिएटिविटी है, उसमें एक ओपननेस है, उसमें एक उदारवाद है, उसमें खुलापन है, और वो लोगों को मौका देते हैं अपने तरीके से काम करने का। जाहिर बात है, और इसीलिए जो उनका एक समग्र व्यक्तित्व बना है उसमें इतनी विविधता है, काम करने की शैली जो है उनकी, वो डिटेलिंग में जाते हैं। और उन्होंने इतना ज्यादा काम किया है निसंदेह, जिसने भारतीय सिनेमा को समृद्ध किया है अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर। और दर्शकों को जो भी एक सार्थक सकारात्मक सिनेमा देखना चाहते हैं, उनके लिए जो
श्याम बेनेगल की फिल्में हैं वो एक बिल्कुल अलग तरह का अनुभव देती हैं, और कलाकारों के लिए भी। मतलब श्याम बेनेगल निश्चित तौर पर एक इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि जो लोग उनके साथ काम कर चुके हैं, जैसे गोविंद निलानी, उन्होंने किस तरीके से अपने आप, गोविंद निलानी कैमरामैन से फिर किस तरीके से एक फिल्म निर्देशक के तौर पर अलग डेवलप हुए। आप उनकी फिल्मों के संगीत को देखिए, वनराज भाटिया का जो म्यूजिक है, अशोक मेहता की का कैमरा है, या जो कलाकार हैं जिस तरीके से अभी हम लोग यहाँ बात कर रहे थे, मम्मो की आपने बात की, तो फरीदा जलाल के करियर की सर्वश्रेष्ठ फिल्म है मम्मो। मतलब उनको अपने जीवन के उत्तरार्ध में आकर के इस तरह के काम करने का मौका मिला। वो और सरदारी बेगम, किरण खेर का काम देखिए, स्मृति मिश्रा का काम देखिए, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और श्याम बेनेगल का इतना ज्यादा व्यापक कैनवास है वाकई उनके काम का, कि उस पर हम लोग घंटों बात करते रह सकते हैं, कई किस्तों में बात कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हमारे पास इतना ही समय है। आप सभी विद्वानों ने श्याम बेनेगल के व्यक्तित्व और कृतित्व पर इतने विस्तार से, इतने अच्छे तरीके से प्रकाश डाला है। उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों को श्याम बेनेगल के सिनेमा को समझने में, उसको अप्रिशिएट करने में ये बातचीत जो है वो सहायक साबित होगी। आप सबका इस बहुत शानदार बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अमिताभ जी, एक बात कहना चाहता हूँ। अमिताभ जी, जी बताएं 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 बताएं। एक छोटी सी बात। जी बोलिए। श्याम बेनेगल जो है, उनके लिए हिंदी सिनेमा का जो व्यावसायिक दुनिया है वो अनुपस्थित रहती है। वो कभी ये नहीं सोचते कि वहां क्या हो रहा है। एक बात, वो उनके लिए अनुपस्थित है। वो उसको वहां से वो उस कलाकार या टेक्नीशियन लेते होंगे, लेकिन उसके अलावा उसका कोई अर्थ मतलब नहीं। दूसरी चीज है कि वो ये समझते हैं, जो उनकी जिम्मेदारी, एक सामाजिक और राजनीतिक जिम्मेदारी के रूप में, वो ये समझते हैं कि मुझे इस देश के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को ऊपर उठाने के लिए अपने सिनेमा माध्यम को पूरी तरह से लगा देना है। और इसलिए वो, उनका जो इतना व्यापक फलक है, वो व्यापक फलक इसीलिए है क्योंकि उनका जीवन के लगभग हर क्षेत्र में उनका कैमरा घूमता हुआ नजर आएगा। ये दो चीजें उन्हें दूसरों से बिल्कुल अलग करती है। और वो बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छी बात सॉरी, कही। मैंने निसंदेह, नहीं निसंदेह, ये एक ऐसा पहलू है जिस पर अगर हम ध्यान देते हैं तो सिनेमा को समझने में, श्याम बेनेगल के सिनेमा को समझने में, उनकी सोच को समझने में हमें मदद मिलती है। मैं फिर से एक बार आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। दर्शकों का भी बहुत धन्यवाद कि उन्होंने बहुत सब्र के साथ इस बातचीत को देखा सुना। अगले बार हम फिर किसी महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत के लिए उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार।